हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक हो गए। तो आज की अपनी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है जो कि संविधान सभा के बारे में है। मतलब इसका निर्माण कब से शुरू हुआ और किस किस ने इसमें योगदान दिया और सबसे पहले इस चीज़ की आवाज़ किसने उठाई थी। और इससे रिलेटेड भाई सारी जानकारी है इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली और इसको अच्छे से रिवाइज कर दिया और इसके नोट्स भाई मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ग्रुप में, मतलब जितनी भी क्लास है उनके भी और इसके भी। इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर कोई भी पीवाईक्यू बुक या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह पे मॉक वगैरह लगा के देखना। इन टॉपिकों से आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरा वायदा है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं। देखो भाई सबसे पहले शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी की एक बुक आई थी, इंडिया यूथ मैगजीन करके। तो उसमें इस बात का जिक्र था भाई ऐसे ऐसे मतलब कि हम अपना संविधान बना सकते हैं। तो भाई शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद भाई स्वराज पार्टी 1924 में मतलब किसकी थी, मोतीलाल नेहरू जी की थी। तो इन्होंने इस चीज़ की मांग उठाई थी भाई कि ऐसे ऐसे हम अपने संविधान सभा बना सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र था भाई कि ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं संविधान सभा। तो फिर 1934 में एम एन रॉय, मानिंदर नाथ रॉय, ये एक समाजवादी थे भाई, कम्युनिस्ट थे। तो इन्होंने भी एक आइडिया दिया था, जैसे नॉर्मल हम आइडिया दे देते हैं तो वैसे इन्होंने आइडिया दिया था भाई इस चीज़ का। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें नेहरू जी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे हम संविधान सभा बना सकते हैं और इसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। फिर भाई 1939 में क्या हुआ, 1939 में जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध हो गया भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप सभी को पता ही है। तो उस टाइम क्या हुआ भाई, अंग्रेजों ने मतलब बिना किसी से पूछे भारतीयों को उस युद्ध में भेजने लगे। तो इस बात से भाई महात्मा गांधी जी गुस्सा हो गए कि हमारे मतलब लोगों को कैसे कैसे भेज रहे हो आप युद्ध में। तो उसके बाद भाई उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी क्या हुआ वहाँ पे अपना संविधान बना लेना, ये करके फिर वो अगस्त ऑफर लेके आए थे। यानी अगस्त ऑफर में क्या था, यही था कि भाई आप हमारा इस चीज़ में साथ दो, फिर आप अपनी जो भी संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हो उसको हम पूरा कर देंगे। तो फिर भाई क्या हुआ, फिर गांधी जी ने सोचा कि भाई ये थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में था, यानी अगस्त ऑफर रिटर्न फॉर्म में आया था। तो थोड़ा सा इनको ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि भाई अब तो हमारी संविधान सभा बन जाएगी। तो फिर क्या हुआ भाई, फिर 1942 तक क्या हुआ, ये जो ब्रिटेन था इसकी थोड़ी सी मतलब युद्ध में इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ बन गई थी और ये युद्ध जीतने की कगार पे थे। तो फिर भाई इन्होंने सोचा कि ये इनका काम तो हो गया, तो फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि भाई संविधान सभा बनाएंगे। गांधी जी इस बात से गुस्सा हो गए भाई। फिर उसके लिए ये लेके आए क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन्होंने इसलिए ये लेके आए थे कि भाई जाओ तुम अपने घर जाओ भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे देश से निकलो तुम। तो फिर ये 9 अगस्त 1942 में लेके आए थे भाई। तो फिर क्या हुआ भाई, फिर 1942 में फिर दिक्कत हो गई भाई, जो अंग्रेज थे उनको क्या दिक्कत हो गई। अंग्रेजों का एक शहर है भाई सिंगापुर। तो सिंगापुर में ये सोचते थे कि ये हमारा बिल्कुल सेफ शहर है, इसी पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई उसी टाइम जापान ने इस सिंगापुर पे अटैक कर दिया और इसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो फिर भाई अंग्रेजों को दिक्कत हो गई, उन्होंने फिर भारतीयों की जरूरत पड़ गई। तो फिर भाई इन्होंने कहा कि भाई महात्मा गांधी जी को कि ऐसे ऐसे युद्ध हो गया है ये, तो इसमें भी हमें भारतीयों की जरूरत है। तो फिर भाई महात्मा गांधी जी बोले तुम्हारा तो हर बार का हो गया भाई, हर बार यही कहते हो और फिर बाद में अपने जो भी वादे वगैरह करते हो उनको पूरा नहीं करते हो। तो फिर क्या हुआ, फिर भाई क्रिप्स मिशन लेके आए भाई। क्रिप्स मिशन में क्या था, यही था कि भाई ऐसे ऐसे हम संविधान सभा बना देंगे। तो इसके लीडर कौन थे भाई क्रिप्स मिशन के, इसके थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये सितंबर 1942 में लेके आए थे भाई, 1942 में। तो ये गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था भाई कि बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो हर बार का है, हम आपकी बात तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे और हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी मिशन वगैरह, क्रिप्स मिशन अपने पास रखो। तो क्रिप्स मिशन ने भाई दो मतलब दो टू पार्ट इंडियंस मतलब दो अलग देश बनाने के लिए मना कर दिया था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान हुए ना, तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर भाई 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन आया भाई। ये इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन ही मान के चलो। तो फिर क्या हो गया भाई, इसमें 3 लोग थे, ए बी अलेक्जेंडर, सर पाथी लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सब ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो यही है भाई जो पहले वाले थे, मतलब यही थे सेम इसमें। तो फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए भाई। इलेक्शन हुए कब, इलेक्शन हुए थे भाई दिसंबर 1946 में। तो इसमें कितनी सीट थी, इसमें 389 सीट थी भाई। पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम, 40 करोड़ यानी 40 करोड़ थी भाई। तो 10 लाख के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव था भाई, मतलब 10 लाख लोगों के लिए एक बंदा थोड़ा सा इलेक्शन के लिए खड़ा होता था। तो भाई इसका रिजल्ट क्या आया, फिर इसका रिजल्ट आया भाई कांग्रेस की 208 सीट आई थी और मुस्लिम लीग की 73 सीट आई थी भाई। तो भाई फिर देखते हैं चलो आगे। तो देखो भाई ये 4 ऐसे थे जिन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहले कौन थे भाई, महात्मा गांधी थे पहले। सेकंड नंबर पे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। थर्ड पे मुस्लिम लीग थी भाई। फोर्थ पे प्रिंसली स्टेट थे भाई। तो इनको भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना। तो भाई फिर क्या आगे क्या, ओनली 299 पीपल आर प्रेजेंट इन फर्स्ट असेंबली। यानी 389 सीट में से सिर्फ 299 ही लोग थे जो प्रेजेंट हुए थे उस दिन। तो ये देखो भाई 389 सीट कैसे कैसे डिवाइड थी। तो ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड थी। ब्रिटिश इंडिया की 299 सीट थी, नहीं 292 सीट थी, और प्रिंसली स्टेट की 93 सीट थी भाई। और ये ब्रिटिश इंडिया फर्दर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, पहली प्रोविंस, दूसरी चीफ कमिश्नर स्टेट। तो भाई चीफ कमिश्नर स्टेट से क्या मतलब है, मतलब ये 4 थे भाई, पहला अजमेर, दूसरा दिल्ली, तीसरा कुरब और चौथा बलूचिस्तान।
तो भाई ये जैसे हमारे आजकल यूटी हैं तो उनके ऊपर मेयर वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइम पे इन कौन करता था, इन्हें वाइसराय हैंडल करता था भाई। तो भाई प्रोविंस थे, इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, यानी ये आप ही जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हम किसी एक बंदे को चुनते हैं, वो आगे जाके फिर और ऊपर वाले बंदे को चुनते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन था यहाँ पे भी। नॉमिनेशन से क्या मतलब होता है भाई, मनोनीत। मनोनीत यानी एक जैसे इकट्ठे होके ये बोल दिया हमारे लिए इलेक्शन ये लड़ेंगे, तो उसको मनोनीत बोलते हैं भाई। तो प्रिंसली स्टेट में भी ऐसे था भाई, मनोनीत था, नॉमिनेशन था। तो भाई वैसे मूवमेंट टोटल 15 थी, लेकिन उस टाइम पे 8 मूवमेंट ही प्रेजेंट हुई थी भाई वहाँ पे। तो यहाँ तक है भाई, अच्छे से रिवाइज करो इसको। तो देखो भाई, अब जो पढ़ा है उसको अच्छे से पॉइंट वाइज याद रखेंगे। तो देखो अभी सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी, 1922 में महात्मा गांधी जी ने। 1922 में महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो 1924 में आइडिया दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। तो और 1934 में एम एन रॉय ने पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इन्होंने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया था कि वैसे से हमारी संविधान सभा बनेगी। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसको फ्रेम को तैयार करने के लिए। तो भाई 1940 में फिर क्या हुआ, डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। और 1942 में क्या हुआ भाई, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया था, और देन क्रिप्स प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजेक्टेड, और इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और 1940 में क्या हुआ, फिर 1940 में फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया भाई, सीएमपी, एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज, ये एक्सेप्ट कर लिया गया ऑल पार्टीज के द्वारा। इसमें कौन कौन बंदे थे, लॉर्ड पार्थिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, तो ये तीन थे वर इट्स मेंबर्स। सीएम रिजेक्टेड टू सी आइडियाज, यानी इन्होंने क्या बोला कि एक ही देश बनाएंगे, इसने मतलब दो अलग देश बनाने वाली चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन एग्री टू मेक टू कंट्री, फाइनली ये एग्री हो गए थे माउंटबेटन बनाने के लिए दो अलग कंट्री। तो फिर क्या है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका कंपोजिशन कैसे था, एक कंस्टिट्यूट इन नवंबर 1946 अंडर सीएमपी कैबिनेट मिशन प्लान। तो भाई ये देखो भाई कैसे कैसे इसका कंपोजिशन था। सीट्स आर एलोकेटेड एज पर पॉपुलेशन, यानी वो बताया था मैंने 40 करोड़ जनसंख्या थी टोटल, और 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव था। तो वैसे ऐसे था। ए वाज पार्सली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड पार्सली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड बॉडी इन ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो अभी प्रिंसली और प्रोविंस स्टेट होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। महात्मा गांधी जी इस चीज़ का हिस्सा नहीं थे, पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। The 93 seats allocated to the princely state were not filled as they decided to stay away from the Constitutional Assembly, यानी ये इस चीज़ से दूर रहे थे, ये इस चीज़ के अंदर नहीं आए, शामिल नहीं हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को आगे प्रोसेस करने में। तो देखो भाई टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389, उसमें से 292 कौन थे, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस कितने थे, 4। प्रिंसली स्टेट कितने थे, 93। रिजल्ट आपको बताइए, 208 कांग्रेस थी और 73 मुस्लिम लीग थी, और बच गए जो वे अदर थे थोड़े बहुत। वुमेन्स आर आल्सो प्रेजेंट टोटल 15, यानी उसमें से 8 ही वहाँ पे प्रेजेंट हुई थी। तो भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। और प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे भाई, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी टेम्परेरी थी, इंटरिम यानी अंतरिम सरकार के, क्योंकि भाई इनको ऐसे बना दिया था क्योंकि एज में थोड़े से बड़े थे, तो इन्होंने सम्मान के लिए इनको पहले प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया था। और सेकंड मीटिंग कब हुई भाई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो काम थे, क्या क्या थे, टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट एज संसद टू मेक लॉज। तो जैसे भाई ये पहले टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान बनाते थे, जैसे आर्टिकल 398 इक्वल वर्ग इक्वल वेज हो गया। तो इस टाइम इसके प्रेसिडेंट कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे भाई। और जैसे ये मतलब लॉज वगैरह बनाने के लिए मिलते थे एज संसद, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन होते थे, जीवी मालनकर, फर्स्ट स्पीकर इन संसद, ये भाई फर्स्ट स्पीकर थे संसद में। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है भाई। आगे है फर्स्ट मीटिंग होल्ड ऑन दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग बायकॉट, मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट कर दिया था फर्स्ट मीटिंग को। टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली सचिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। जैसे भाई फ्रेंच में थोड़ा सा ये होता माना जाता है कि जो बड़े हैं तो उसमें सबसे पहले उनको मतलब प्रेसिडेंट बनाओ, तो इसलिए उनको बना दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेटर, बाद में वही राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट टू ए बोथ एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णाचारी। तो भाई वीसी मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। तो ये भाई दो थे वाइस प्रेसिडेंट। मीटिंग कब हुई इसकी? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी प्रेजेंट इज ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, यानी इन्होंने इसका जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था वो प्रेजेंट कर दिया था और इसको अडोप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। तो भाई इनका जो ऑब्जेक्ट रिसोल्यूशन था उसमें क्या क्या था? जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिज हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन इन दिसंबर 1946 इन द असेंबली, असेंबली में इस दिन इन्होंने पेश कर दिया। इट कंटेन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो भाई ये क्या था? ये कंटेन करता था फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी ये इसकी फिलोसफी को और फंडामेंटल को, स्ट्रक्चर को इसमें शो करता था, यानी कंटेन करता था, रखता था या फिर दिखाता था। द रिसोल्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 बाय असेंबली, इस दिन इसको अडोप्ट कर लिया गया। प्रेम्बल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, प्रेम्बल था वो मॉडिफाई वर्जन था, यानी इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इस ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का उसको प्रेम्बल बोल रहे हैं। फिर देखो भाई नेक्स्ट आगे क्या है? चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1948। तो भाई इस एक्ट ने कौन कौन से चेंजेस किए? तो भैया देखो पहले जो 3 आए थे ना एक्ट, जैसे अगस्त ऑफर आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो भाई तीनों के तीनों ने मतलब ये बोल दिया था कि हम अलग देश नहीं बनाएंगे, यानी एक ही देश बनाएंगे। जो माउंटबेटन प्लान था इसने सिर्फ इस बात को माना था कि 2 अलग-अलग देश बन जाएंगे। तो भाई इसने देखो क्या चेंजेस किए इसने? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पोजीशन। इसने क्या-क्या चेंजेस किए भाई? असेंबली वाज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी, इसने फुली सोवरेन बॉडी बना दिया, मतलब संप्रभु बना दिया खुद का, कि भाई जो असेंबली है वो खुद के फैसले खुद ले सकती है। टू एवोग्रेट और अल्ट्रा एनी लॉ, यानी किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, यानी इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। नेक्स्ट है भाई टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जी वी मालिंकर। इसका कहने का मतलब क्या है भाई? जो भी मतलब अलग अलग फंक्शन थे ना, जैसे उसमें बताया था मैंने कि जैसे एज जो भी लॉ वगैरह बनाने के लिए मिलते थे तो उसको कौन चेयर यानी मेन जो होते हैं वो कौन थे? जी वी मालिंकर थे। और जैसे भी कानून वगैरह बनाते थे उस टाइम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर दीज टू फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26 1949। तो देखो भाई तब तक मतलब इसी ने काम किया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन है ये कब तक काम करेंगे? 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि उस टाइम अपना जो ये भी है संविधान है ये बन के तैयार हो गया था और उसके बाद हमने उसको फिर आगे लागू किया था। तो फिर देखो आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ कम डाउन, यानी भाई 389 से ये 299 हो गई थी इसके बाद, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि हम तुम्हारे संविधान सभा में नहीं आएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो अब देखो भाई इसने कौन कौन से जो हमारी संविधान सभा है उसने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए। तो भाई सबसे पहले क्या किया भाई? इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया इन मई 1949, मई 1949 में। तो आप ये सोच रहे कॉमनवेल्थ क्या होता है भाई? देखो जो भी मतलब ब्रिटिश की कॉलोनी थे ना, यानी जोन जोन से देश, जिस जिस देश पर ब्रिटिशों ने राज किया था तो उनको कॉमनवेल्थ मतलब बोलते हैं भाई, वे देश उसके अंडर में आते हैं। तो इंडिया इसका हिस्सा बना था मई 1949 में भाई। तो नेक्स्ट क्या है भाई? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया हमने? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किए? जनवरी 24 1950 को। तो भैया देखो भाई जून जुलाई हो गया, ये मान के चलो, ये इसके यानी पहले हमने फ्लैग अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को, और फिर 24 जनवरी 1950 में, यानी ऐसे याद कर लो। देखो जैसे झंडा फहराते हैं उसके बाद ही हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम गाते हैं, यानी पहले झंडा फिर उसके बाद ये 22 जुलाई से भैया ऐसे याद कर लो, जैसे 1947 है ना, तो 7वां जुलाई का कौन सा होता है मंथ? 7 होता है। तो ऐसे 1947 ऐसे याद हो जाएगा, डेट याद कर लो, 22 है उसमें 24 है, 7 है, 1947 है। और ये भाई ये ऐसी सीधा याद कर लो 24 जनवरी 1950 को। फिर क्या हो गया भाई? इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। तो भाई इनको हमने इलेक्ट कर दिया तो हमारी हाईएस्ट पोस्ट इलेक्ट हो गई, तो हम सोवरन हो गए थे 24 जनवरी 1950 को। फिर देखो भाई नेक्स्ट आगे क्या है? चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1948।
तो भाई इस एक्ट ने कौन-कौन से चेंजेस किए? तो भैया देखो पहले जो 3 आए थे ना एक्ट, जैसे अगस्त ऑफर आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो भाई तीनों के तीनों ने मतलब ये बोल दिया था कि हम अलग देश नहीं बनाएँगे, यानी एक ही देश बनाएँगे। जो माउंटबेटन प्लान था इसने सिर्फ़ इस बात को माना था कि 2 अलग-अलग देश बन जाएँगे। तो भाई इसने देखो क्या चेंजेस किए इसने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पोजीशन। इसने क्या-क्या चेंजेस किए भाई? असेंबली वाज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी, इसने फुली सोवरेन बॉडी बना दिया, मतलब संप्रभु बना दिया खुद का, कि भाई जो असेंबली है वो खुद के फैसले खुद ले सकती है। टू एवोग्रेट और अल्टर एनी लॉ, यानी किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, यानी इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। नेक्स्ट है भाई, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जीवी मालिनकर। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, जो भी मतलब अलग-अलग फंक्शन थे ना, जैसे उसमें बताया था मैंने कि जैसे एज जो भी लॉ वगैरह बनाने के लिए मिलते थे, तो उसको कौन चेयर यानी मेन जो होते हैं वो कौन थे, जीवी मालिंकर थे। और जैसे भी कानून वगैरह बनाते थे उस टाइम कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर दीज टू फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26 1949। तो देखो भाई तब तक मतलब इसी ने काम किया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन है ये कब तक काम करेंगे, 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि उस टाइम अपना जो ये भी है संविधान है ये बन के तैयार हो गया था, और उसके बाद हमने उसको फिर आगे लागू किया था। तो फिर देखो, आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ कम डाउन, यानी भाई 389 से ये 299 हो गई थी इसके बाद, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि हम तुम्हारे संविधान सभा में नहीं आएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो अब देखो भाई इसने कौन कौन से, जो हमारी संविधान सभा है उसने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए। तो भाई सबसे पहले क्या किया भाई, इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया इन मई 1949, मई 1949 में। तो आप ये सोच रहे कॉमनवेल्थ क्या होता है भाई, देखो जो भी मतलब ब्रिटिश की कॉलोनी थे ना, यानी जोन जोन से देश, जिस जिस देश पर ब्रिटिशों ने राज किया था, तो उनको कॉमनवेल्थ मतलब बोलते हैं भाई, वे देश उसके अंडर में आते हैं। तो इंडिया इसका हिस्सा बना था मई 1949 में भाई। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया हमने, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किए, जनवरी 24 1950 को। तो भैया देखो भाई, जून जुलाई हो गया, ये मान के चलो, ये इसके यानी पहले हमने फ्लैग अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को, और फिर 24 जनवरी 1950 में, यानी ऐसे याद कर लो, देखो जैसे झंडा फहराते हैं उसके बाद ही हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम गाते हैं, यानी पहले झंडा फिर उसके बाद ये 22 जुलाई से भैया ऐसे याद कर लो, जैसे 1947 है ना, तो 7वां जुलाई का कौन सा होता है मंथ, 7 होता है। तो ऐसे 1947 ऐसे याद हो जाएगा, डेट याद कर लो, 22 है, उसमें 24 है, 7 है, 1947 है। और ये भाई ये ऐसी सीधा याद कर लो, 24 जनवरी 1950 को। फिर क्या होगा भाई, इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। तो भाई इनको हमने इलेक्ट कर दिया, तो हमारी हाईएस्ट पोस्ट इलेक्ट हो गई, तो हम सोवरन हो गए थे 24 जनवरी 1950 को। तो फिर क्या भाई, फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जनवरी 1950, यानी आखिरी सेशन कब था, जनवरी 1950 को। और ये भाई तब तक कंटिन्यू रहा था जब तक हमारी जो नई लोकसभा वगैरह के इलेक्शन हो गए, तब तक इन्होंने मतलब इसके अकॉर्डिंग ही देश चला था भाई, मई 1952 को। तो भाई टोटल सेशन कितने हो गए थे, 11। टोटल टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और भाई अब देखते हैं मेजर कमेटी मतलब क्या क्या थी, किसके पास में कौन सी कमेटी थी। तो भाई यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, यानी इंपोर्टेंट जो कमेटी होती है वो इनके पास थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी, राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के पास थी। ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर जी के पास। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया किसके पास थी, सरदार पटेल जी के पास थी। तो भाई अब देखो इनको याद करते हैं, जैसे मेन किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास, क्योंकि ये मेन मतलब ऐसे सोच के चलो याद करने के लिए, ये मेन थोड़े से हाईलाइट बंदे थे तो इनके पास थी। फिर क्या हुआ, स्टीयरिंग यानी ध्यान वगैरह रखना, प्रोसीजर जैसे यानी मेन प्रेसिडेंट आपको हमने इन्होंने बना दिया था, तो इनका मेन मोटिव था ध्यान रखना, ख्याल रखना, प्रोसीजर आगे प्रोसीजिंग करना, आगे मतलब चलते रहना। प्रोविंशियल यानी प्रोविंशियल क्या होता है, जो मतलब जो राजे रजवाड़े होते हैं उनमें, तो इसमें सरदार जी का मतलब सरदार होता है उनका, तो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, सरदार पटेल के पास थी। ड्राफ्टिंग का तो बताइए सबको, बी आर अम्बेडकर पास थी। और एडवाइजरी किसके पास थी, सरदार पटेल, क्योंकि जैसे कुछ भी दिक्कत हो जाए तो हम एडवाइस लेने किसके पास जाते हैं, सरदार जी के पास। यानी थोड़ी सी इमेज बना लो भाई दिमाग में, थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट किसी के
मतलब गाँव में किसी को दिक्कत हो गई ट्राइब में तो अपने सरदार के पास जाता है। माइनॉरिटीज वगैरह ट्राइबल यानी इनकी किसके पास थी, सरदार पटेल जी के पास थी ये कमेटी। Of all the committees of a Constitutional Assembly, drafting committee was most important set up on 29 अगस्त 1947. It consists of 7 member. यानी भाई इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कब बनी थी, सेटअप 29 अगस्त 1947 को। और इसमें भाई 7 मेंबर थे। इसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। तो भाई इसका इनैक्टमेंट देखते हैं। इनैक्टमेंट यानी इसको मतलब निकालना बाहर। आफ्टर जर्नल एंड रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट कमेटी इज वाज अडोप्टेड ऑन नवंबर 1949। यानी जो भी इसका रीडिंग वगैरह थी वो नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गई थी। एट द डेट टाइम, उस टाइम पे इट कंटेन प्रेम्बल 395 आर्टिकल यानी 395 आर्टिकल थे उस टाइम, और 8 शेड्यूल थे भाई। बट नाउ 460 प्लस में आर्टिकल है, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट हैं भाई। The preamble was enacted after the entire constituent was already enacted to align with philosophy of the constitution। यानी preamble को हमने सबसे लास्ट में इनेक्ट किया भाई, मतलब बाद में ही तैयार किया इन्होंने। अब पहले जो हमारा संविधान है वो बना था, बाद में अपना preamble बना था भाई। Enforcement of the constitution भाई। Some provision of constitution came into force on 26 नवंबर 1949 itself। citizenship election provision, parliament temporary transitional provision and so title contain। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ आर्टिकल मतलब लागू कर दिए थे भाई, और सारी चीजें वे बाद में आएंगी, 1950 में आएंगी जब हम इसको लागू करते हैं। तो कौन कौन से भाई, 5 आर्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये भाई कब ऑटोमेटिक ये कम इनटू फोर्स यानी इनको लागू कर दिया गया था 22 दिन से। मेजर पार्ट कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को। मेजर पार्ट इस दिन लागू हुआ था भाई। इस दिन क्यों हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मतलब सेलिब्रेट कर दिया था डे, तो इस डे की इंपॉर्टेंस कम ना हो, इसलिए हमने इस दिन इसको लागू किया था। और भाई संविधान दिवस कब मनाते हैं हम, यानी संविधान दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को, ताकि इस दिन की भी इम्पोर्टेंस कम ना हो। तो इन चीज़ों को भाई थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएंगे भाई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और जीओआई एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इट्स इनेक्टमेंट वर रिपील्ड। यानी भाई ये मतलब ये लागू होती संविधान, ये दोनों जो भी मतलब एक्ट वगैरह थे, कानून थे, ये दोनों के दोनों रिपील, ये खत्म कर दिए गए थे। ये सिर्फ तब तक वैलिड थे जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। और ये द एबॉलिशन ऑफ प्राइमरी काउंसिल जुडिशन एक्ट 1940 कंटिन्यू, ये वाला भाई कंटिन्यू रहा था भाई। इंडिया अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसे हमारा जो संविधान सभा का सिंबल क्या था, एलिफेंट। एलिफेंट यानी बड़ा होता है ना, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारा संविधान सबसे बड़ा है लिखित रूप में, तो इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई एडवाइजरी कौन था, जो हमारा संविधान को एडवाइज मतलब एडवाइजर किसको बोला जाता है, तो वे थे सर बी एन राव। राव को भाई हम राय बना देते हैं, यानी राय वगैरह किनसे लेते थे एडवाइजर को, बी एन राव। ये दिमाग में ऐसे याद हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई, सेक्रेटरी ऑफ संविधान सभा कौन था, यानी संविधान सभा का सेक्रेटरी किसको बोलते हैं, वी आर लेनगर को। लेनगर से याद कर लो भाई, मतलब सेक्रेटरी वगैरह जो भी होते हैं वो लेट नहीं सकते हैं, वो आराम नहीं कर सकते हैं। सेक्रेटरी को यानी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेट कर लो, मतलब वो आराम नहीं कर सकते हैं, लेनगर यानी वो लेट नहीं सकते हैं किसी भी टाइम। एन मुखर्जी वाज द मतलब क्लासिफिक यानी जो भी ये थे ना चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ, यानी एम मुखर्जी कौन थे, जो चीफ ड्राफ्टमैन थे जिन्होंने इसको मतलब ड्राफ्ट किया था, वो मेन थे भैया। प्रेम बिहारी रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको लिखा किसने था इंग्लिश में, इन्होंने लिखा था भाई प्रेम बिहारी रायजादा, यानी प्रेम बिहारी। तो इस चीज को कैसे मतलब याद रख सकते हैं भाई, मतलब खुद की भी ट्रिक है, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया अभी। जैसे देखो प्रेम से उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखे थे, और वे बिहार से थे भाई। और नेक्स्ट है नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने भाई इसको श्रृंगार वगैरह किया था नंदलाल बोस ने, यानी को अच्छे अच्छे रूप में, यानी संविधान देखोगे ना तो उस पे अच्छे से डेकोरेशन वगैरह है, दोनों जो पेज हो गए ना वहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने इसको डेकोरेट किया था भाई। हिंदी वर्जन किसने किया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने, और इसको सजाया किसने था, नंदलाल बोस जी ने। तो भाई ये क्वेश्चन है, थोड़े से मतलब अच्छे से याद रखना इनको। और भाई नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा मतलब ये पॉलिटी के बाद इसके 5 साल के पीवाईक्यू वगैरह भी डिस्कस करेंगे भाई। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगती है और समझ आता है वो लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें।